एक चीज़ मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ नोटिस की है कि आजकल जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुतालिक जितने भी अहम फैसला जात होते हैं वो कहीं देर रात को हो जाया करते हैं। सुबह जब उठ के देखते हैं, दफ्तर के वक्त से भी पहले आप देखते हैं कि नया फैसला हो गया है। आप गौर से देखें तो तारीख उसमें पहले दिन की होगी। जैसे आज सुबह हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन की मियाद बढ़ाने का फैसला 1 साल बढ़ा दी है, तो ये फैसला कहीं कल रात को, देर रात को हो गया था। इसके इर्द गिर्द अब कुछ नए सवालात और नए शक व शुबात वो पैदा हो गए हैं। सियासी हल्का जात में इसके बारे में बात हो रही है, हम भी इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम जफर चौधरी है। एक लफ्ज़ अक्सर आपने सुना होगा, गैरीमैंडरिंग, कि डिलिमिटेशन के बारे में जब बात करते हैं तो बड़े ही एक नेगेटिव पार्लेंस में एक लफ्ज़ गैरीमैंडरिंग इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसकी एक क्विक सी बैकग्राउंड वो ये है कि लगभग कोई 200 साल पहले की बात है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट्स में बोस्टन गैजेट न्यूज़पेपर है, उसने पहली बार इसको मेंशन किया था। बोस्टन के गवर्नर थे, उनकी देखरेख के अंदर वहाँ पे डिलिमिटेशन हो रही थी, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो रूपरेखा वो खींची जा रही थी। जब उसके नतायज आए तो पता चला कि गवर्नर साहब ने खास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज की मैपिंग इस तरह से कर ली ताकि उनको आने वाले इंतखाबात में ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। गवर्नर का नाम था एल्ब्रिज गैरी। और मैंडरिंग कैसे होगी कि सैलमेंडर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी शक्ल जैसी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की शेप बन गई, तो उसके बाद इसका नाम दे दिया गैरीमैंडरिंग। यानी डिलिमिटेशन के बारे में दुनिया के किसी भी हिस्से में, मुल्क भर में, हमारे में भी, जहाँ पे भी जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो वो टेम्परेचर्स रेज करता है, एंग्जाइटी भी रेज करता है, कंसर्न्स भी रेज करता है, सस्पिशन भी डीपन करता है और डाउट्स भी डीपन करता है। लोग समझते हैं कि कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो इक़्तिदार में पार्टी है, या कोई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करके कहीं इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो रूपरेखा है, नक्शा है, कार्टोग्राफी है, वो ऐसे ना बनवा दें जिससे कि रूलिंग पार्टी को या ख़ास एक ग्रुप को या तबका को या एक सोच को जो है वो फ़ायदा होता हो। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर में भी इसी किस्म के शक व शुबात पहले भी हुआ करते थे, आज भी हैं, आज बल्कि मज़ीद ज़्यादा ही हैं, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्गेनाइज तरीके के साथ काम नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये जो शक व शुबात जम्मू कश्मीर में है, जो सस्पिशंस हैं, डाउट्स हैं, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जम्मू कश्मीर को लेकर यूनिक नहीं है, या सिर्फ हिंदुस्तान भर में, या कोई साउथ एशियन फीचर नहीं है, ये दुनिया भर में, ख़ास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में ये ज़्यादा ही होता है। इसीलिए थोड़ा सारा साइंटिफिक तरीकाकार है जो वो भी अप्लाई किया जाता है कि कुछ तो थंब रूल हो, कि कोई ऐसा कानून हो जिसके इर्द गिर्द इसका किया जाए। पिछले साल थोड़ी सारी क्विक इसकी बैकग्राउंड ये है कि 2019 से 18 से इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है जम्मू कश्मीर की, वो तब्दील हो गई। और उस पर जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है, उसमें यह तय पाया गया था कि नए इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में तभी होंगे जब एक डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो अपनी रिपोर्ट देगा, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी, उसी के मुताबिक नए इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बन गया। 6 मार्च 2020 को कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अभी 6 मार्च होने वाला है परसों, और उससे पहले 1 साल की मियाद जो है बढ़ा दी गई। इस 1 साल के दौरान कमीशन का अभी तक जम्मू कश्मीर का कोई दौरा नहीं हुआ। किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की, मासवाए बीजेपी के जो को ऑप्टेड मेंबर्स हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसके अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खास मीटिंग नहीं हुई डिलिमिटेशन कमीशन की। और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक पब्लिकली ये बताया है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट बनाकर कमीशन को दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी थी कि 2020 के अक्सर वक्त जो है वो कोविड में गुजर गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कामकाज हो ही नहीं सका। अब खदशात जो हैं और जो डाउट्स हैं, सस्पिशंस हैं, वो इस वक्त किस किस्म के आ रहे हैं, जो आज के कुछ 8-10 घंटों में जो बातचीत हुई है और जो पहले भी बातचीत होती आ रही है, वो ये है कि अब क्योंकि कमीशन को मज़ीद वक्त दिया गया है, तो शायद कमीशन को ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है कि वो एक यूनिक तरीके से असर्ट कर सकें कमीशन के ऊपर, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की मैपिंग इस तरह से हो जो मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को, आइडिया को या प्रोजेक्ट को बेनिफिट दे सके। यानी जो इल्ज़ाम है सारा वो बीजेपी के ऊपर है कि वो उसको दे सके फ़ायदा। दूसरी बात यह है
के इंतखाबात का सोचा जा रहा था कि भी नॉर्मलसी आएगी तो इलेक्शन होंगे। अब कितनी नॉर्मलसी और चाहिए? इतनी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज यहाँ पे हो गई है। जब लास्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट गई है उसके बाद पंचायत के 3 टीयर्स के इलेक्शन हो गए हैं, म्यूनसिपलिटी के भी जहां जहां पे रिक्वायर्ड थे वो भी हो गए हैं। तो एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज यानी इलेक्शन दर इलेक्शन चलते आ रहे हैं, बीच में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए। और कितनी नॉर्मलसी और कितनी बेहतरी और कितनी स्टेबिलिटी चाहिए असेंबली के इंतखाबात करवाने के लिए? तो क्या ये जो एक फर्दर 1 साल की एक्सटेंशन है, क्या इसका मतलब ये है कि अब इलेक्शंस 1 साल, 1.5 साल या 2 साल और मजीद डिले हो जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है इसके इर्द गिर्द। तो क्वेश्चंस को वन बाय वन एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि जो क्या डिलिमिटेशन कमीशन के पास इतनी मनोवरेबिलिटी, इतना एल्बो रूम डिलिमिटेशन कमीशन के पास है कि वो गैरीमैंडरिंग इस तरह से कर सके कि जो इलेक्टोरल, जो पॉपुलेशन की डेमोग्राफी है, इलेक्टोरल डेमोग्राफी जो है वो उसके बरक्स हो, वो उसको रिफ्लेक्ट ना करे। उसकी एक खास बैकग्राउंड है कि जम्मू कश्मीर में ये मोस्ट कंटेंशियस, बहुत ही पेचीदा और बहुत ही क्रिटिकल एक्सरसाइज है ये डिलिमिटेशन का जो मामला है। क्योंकि राइट फ्रॉम द 1950s जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ किया गया, तब खुद ही यहाँ पे कर लिया गया था, किसी मरकजी इस किस्म के इदारे ने नहीं किया था। तब से लेकर आज तक मुसलसल, खास करके जम्मू सूबा में, और मजीद ये देखा जाए कि जम्मू का जो ये तवी बेसन का एरिया है, जम्मू सांबा कठुआ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ से नैरेटिव जो है जम्मू की सियासत का बनता है, वहाँ पे मुसलसल 70 साल से ये एक शिकायत जो है वो बनी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन इस तरह से हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से हो गई कि कश्मीर सूबा में कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा रही और जम्मू में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम रही, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर है उसका टिल्ट जो है कश्मीर के फेवर में ज़्यादा रहा। लिहाजा जम्मू से कोई चाह के भी, जम्मू से जितने भी नंबरात आपके पास आए वो आपको इस पोजीशन में ला ही नहीं सकते, एक एनाबलिंग जो सर्कमस्टांसिस वो बन ही नहीं सकते कि आप चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तक चले जा सकें। इसको मजीद इन्हांस किया था, इस क्वेश्चन को, इस नैरेटिव को, इस डिस्कशन को मजीद इन्हांस किया 2001 और 2 के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने। जब वो यहाँ पे आए उन्होंने भी यही बात कही कि जम्मू के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जम्मू को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम है। अब जब आखिरी इलेक्शन यहाँ पे हुआ था, यानी 1996 में जो आखिरी डिलिमिटेशन 1993 के ऑनवर्ड हुई, उसके बेसिस के ऊपर 1996 के इलेक्शन हुए और उसके मजीद जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सारे आखिरी इलेक्शन 2014 तक के इलेक्शन तक, उसमें जो एक अर्थमेटिक है, फ्लोर अर्थमेटिक है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो इस तरह से है कि 87 मेंबर हाउस, उसमें से 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कश्मीर वैली को, 37 यानी 37 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू को, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कश्मीर को। और ये जाहिर है कि 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो कश्मीर वादी के हिस्से में ज़्यादा आ जाती हैं, 7 नंबर है। हालांकि वहाँ पे भी डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, ये नहीं कि किसी एक ही पार्टी को सारे के 44 वोट मिल जाते हैं। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकली भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 87 मेंबर हाउस में जो आपका हाफ वे पॉइंट आता है वो आता है 44। तो 44 तो कश्मीर वैली के अंदर ही होते हैं अगर सारी पार्टियां मिल जाएं। ऐसा वैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पॉसिबल नहीं होता कि आपने कश्मीर से इलेक्शन जीता है तो लिहाजा आप मिलकर ही गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर ऐसा होता तो 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और ये पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना सकते थे, तब भी जम्मू को इंक्लूड किया गया था। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो प्रोवाइड करता है ये कि जो अगले इंतखाबात होंगे वो डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट जब देगा उसके बाद होंगे। कमीशन क्या क्या कर सकता है? जम्मू में बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सीटें यहाँ पे इस तरह से बढ़ें कि अगर कश्मीर से ज़्यादा नहीं तो कम से कम पैरिटी तो हो जाए। क्या कमीशन इस तरह की कोई चीज़ कर सकती है? मेरे ख्याल से ये बात बोल्डनेस के साथ और सच्चाई के साथ ये बात करनी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों के बीच ये बात जाए और जो फॉल्स नैरेटिव पैदा किया जाता है वो ख़त्म हो। क्योंकि जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी तब पैशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था 5 अगस्त के बाद होना चाहिए वैसा हुआ नहीं और ये क्या हो गया हमारे साथ। कमीशन को थोड़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज भी हैं कमीशन में। कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया हुआ है, जो जिस कानून का इस्तेमाल करके कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है वो है जो डिलिमिटेशन एक्ट
ऑफ 2002, यानी 2002 में आखिरी बार यह तय पाया गया था कि 2026 से पहले कोई नई डिलिमिटेशन नहीं होगी, बल्कि 26 के बाद का जो सेंसस है उसको फैक्टर इन किया जाएगा। इसको जम्मू कश्मीर ने भी इमीडिएटली असेंबली में इंप्लीमेंट कर लिया था, लेकिन अब ये फिजूल सी बात है करने वाली, क्योंकि वो कवानीन जो जम्मू कश्मीर असेंबली में सारे पास हुए थे आज उनका कोई रेलिवेंस नहीं है। ये एक यूनियन टेरिटरी है, मरकज का हिस्सा है। तो कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 2002 के एक्ट के अंडर, लेकिन जो कमीशन का एक्शन है, जो कमीशन का कंडक्ट है, जो कमीशन का कामकाज है, उसको जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर ही उसको काम करना पड़ेगा। अब जो मैं ये जो बुनियादी मेरा सवाल था वो ये था कि क्या कमीशन इस तरह से कोई मनोवरेबिलिटी हो सकती है, कमीशन के पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो मैपिंग है वो इस तरह से हो जाए कि एक पैरिटी आ जाए कश्मीर और जम्मू डिवीजन के बीच। जो क्लॉज 8B ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 है वो क्लियरली प्रोवाइड करती है पॉपुलेशन, सेंसस पॉपुलेशन एज ए बेसिस जिसके थ्रू कमीशन असाइन करेगा सीट्स किसी स्टेट को। लेकिन यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसने मजीद एक और चीज़ जो है वो तय की हुई है कि जो सीट्स का नंबर है वो भी बढ़ाकर उन्होंने तय कर दिया गया है कि 114 सीट्स होंगी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें जो 24 सीट हैं वो सिंबॉलिकली रिजर्व रहेंगी उन इलाकाजात के लिए जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इफेक्टिवली जो फंक्शनल सीट्स होंगी हमारे पास वो होंगी 90 सीट्स, 90 सीट्स। यानी दो चीज़ें ऑलरेडी तय हैं, एक ये कि जो डिलिमिटेशन आपने करना है उसको पॉपुलेशन को, सेंसस पॉपुलेशन को एज ए बेसिस लेना है, और 2011 के सेंसस यानी जो बाकी स्टेट्स में भी होना था उसमें भी 2011 के सेंसस को ही एज ए बेसिस बताया गया था। दूसरा ये कि जो नंबर ऑफ सीट्स है ये नॉर्मली जो मैंडेट डिलिमिटेशन कमीशन का होता है कि वो डिसाइड करेंगे कि कितनी सीट्स किसी असेंबली को, किसी स्टेट को असाइन करनी है। लेकिन यहाँ पे भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये चीज़ पहले से ही तय है कि 90 सीट्स होंगी। अब कमीशन के पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है, कार्टोग्राफी, यानी मैपिंग की जाए और मैपिंग करके एक कंपैक्ट बनाया जाए और बताया जाए कि इस बाउंड्री के अंदर इतनी पॉपुलेशन रहेगी। एक मजीद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कमीशन ने, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बताई हुई है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कहता है, और मजीद जो कानून है जो डिलिमिटेशन का वो भी ये कहता है कि आप क्या कीजिए कि पॉपुलेशन को एज ए बेसिस लीजिए, और पॉपुलेशन जिसको हमने बेसिस लेना है, आखिरी सेंसस हमारे पास जो है वो 2019 का है, क्योंकि 21 का तो सेंसस ईयर चल रहा है। इसकी जो सर्टिफाइड फिगर्स आते आते तो बहुत वक्त लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं। पॉपुलेशन को जब आपने बेसिस ले लेना है तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आपके पास हैं उनको डिवाइड कीजिए, पॉपुलेशन को उनके साथ डिवाइड कीजिए, जो मीन आता है उस मीन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% तक प्लस या माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात इंश्योर करनी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं वो तब्दील ना की जाएं। अगर ये फार्मूला जो कागज़ के ऊपर लिखा हुआ है, जो कानून के ऊपर लिखा हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है, अगर ये फार्मूला अप्लाई करके डिलिमिटेशन की जाती है तो यकीनन जम्मू को सिर्फ 3 ही ज़्यादा सीटें मिलेंगी, यानी 37 में से 3 आपने ऐड की तो आपके पास हो गई 40 सीटें हो जाएंगी, और कश्मीर वैली को जो है वो 4 ही सीटें ज़्यादा मिल पाएंगी। इससे ज़्यादा जो है इसमें मनोवरेबिलिटी, इससे ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं है। एक जगह मैं पहले गलती कर गया हूँ, उसमें 44 सीटें नहीं है कश्मीर वैली में, 46 सीटें हैं। जम्मू में 37 सीटें हैं, तो कश्मीर में 4 और सीटें मिल जाती हैं, कश्मीर में 50 हो जाती हैं, जम्मू में 40 हो जाती हैं। अब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी किस हद तक है उसको देखा जाना है, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक एग्जिस्टिंग रियलिटी है हमारे पास जिसको हमने मद्देनजर रखना है। वो रियलिटी ये है कि जो पॉपुलेशन लद्दाख को हटा देने के बाद जो पॉपुलेशन है कश्मीर वैली की, वो बन जाती है कोई लगभग जम्मू कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 56% पॉपुलेशन है वो कश्मीर में है, और जो 44% पॉपुलेशन है वो जम्मू में है। पॉपुलेशन के एतबार से कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो जम्मू से 10% ज़्यादा है। लेकिन जम्मू में जो मेजर डिमांड है, जो 60-70 साल से जो मेजर डिमांड चलती आ रही है, वो है एरिया को लेकर। एरिया का जम्मू का जो है वो लगभग कश्मीर का एरिया जो है वो सिर्फ 38% है, और जम्मू का एरिया जो है, जम्मू कश्मीर अवेलेबल जो इस वक्त हमारे पास है, उसका जो 62% एरिया है वो जम्मू में है, 38% एरिया जो है वो कश्मीर में है। अब इसको ये देखना है कि लद्दाख के केस में जैसे हमेशा हुआ करता था कि
वहाँ पे पॉपुलेशन को एज ए फैक्टर नहीं लिया जाता था, क्योंकि अभी भी 2.5-3 लाख टोटल पॉपुलेशन, जब आखिरी बार वहाँ पे डिलिमिटेशन हुई थी तो 4 सीटें जो है लद्दाख को अकॉर्ड की जाती थी। उसको बेसिस बनाकर जम्मू में ये बहुत ज़्यादा डिमांड है कि जम्मू के जो टफ एरियाज़ हैं, जैसे बनी बसोली का एरिया है, जैसे किश्तवाड़ का एरिया है, रजौरी और पुंछ के कुछ पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पर डिलिमिटेशन इस तरह से की जाए कि जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ पर वो बढ़ जाए। लेकिन मेरे सेंटिमेंट, आपके सेंटिमेंट, मुख्तलिफ लोगों के सेंटिमेंट, रिक्वायरमेंट, डिमांड, डिज़ायर मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो अवेलेबल डाटा हमारे पास है, अवेलेबल रियलिटीज़ हमारे पास हैं, जो अवेलेबल कानून हमारे पास है, जिसके अंडर डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है, उससे मुझे लगता नहीं है कि जिस किस्म की डिमांड है कि जम्मू में ज़्यादा सीट्स हों वो हो पाए। एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये था कि क्या 1 साल डिलिमिटेशन को मियाद बढ़ाने से क्या इंतखाबात जो हैं वो मज़ीद साल, 1.5 साल या 2 साल और डिले हो जाएंगे? ये ज़रूरी नहीं है कि कमीशन 1 साल पूरा मज़ीद और ले। कमीशन अगर, क्योंकि जून तक तो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो फ्रीज करके रखे हैं। मेरे ज़राए ये मुझे कहते हैं कि अगर जून के बाद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, किसी पंचायत में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में या इवन डिवीजन में भी अगर तब्दीली होती है, तो जब तक पार्लियामेंट से दोबारा जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड करके रेटिफाई नहीं किया जाता, वो तब्दीली इसमें डिलिमिटेशन के कामकाज में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्योंकि जब जून तक उन्होंने कहा कि आप नहीं कीजिए, तो जून तक जिस किस्म का हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसी के बेसिस के ऊपर डिलिमिटेशन भी होगी। अब इलेक्शंस का क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन मज़ीद 1 साल और एक्सरसाइज करना चाहे वो, क्योंकि एक्सरसाइज ये इतनी बड़ी ज़्यादा है नहीं है। उन्होंने आना है, 2-3 मीटिंग्स करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यूज़ लेने हैं और पब्लिक से भी व्यूज़ ले सकते हैं। ये काम 2-4 महीने के अंदर भी किया जा सकता है। सो लेट अस सी कि अब डिलिमिटेशन कमीशन आगे अपना जो काम है वो उसको अंडरटेक करते कैसे हैं और कितनी स्विफ्टनेस के साथ इसको कंप्लीट करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देते हैं कि ये अब आप तक है कि आप इस पे करवाइएगा। इलेक्शन के ऊपर जो ये एक टेल पीस में आपको बता देता हूं चलते चलते कि इलेक्शन के ऊपर जो हम करते हैं, अपनी क्यासराई करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि अब इलेक्शन कब होगा। मुझे याद आ रहा है कि जुलाई के महीने में एक इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था जो उस वक्त के यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जुलाई 2020 की बात है, मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। तो उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन होता रहेगा, इलेक्शन हम पहले करवा देंगे और इलेक्शन पहले हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिलिमिटेशन हो जाए तो उसके पहले इलेक्शन हो। उसके 2 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बाकायदा तौर के ऊपर स्टेटमेंट जारी करके ये डिस्प्लेजर जाहिर किया था कि आपने ये कैसे कह दिया कि हम इलेक्शन पहले भी करवा सकते हैं। ये प्रेरोगेटिव तो इंटायरली जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। कमीशन फैसला लेता है कि इलेक्शन कब करवाए जाएंगे। जब मुर्मू को अचानक 5 अगस्त 2020 को रिकॉल कर लिया गया था एनिवर्सरी पे, तो उसके बाद कुछ अखबारात में इस किस्म की खबर आई थी ज़राए का हवाला देते हुए, क्योंकि दिल्ली में कुछ लोग होते हैं वो होम मिनिस्ट्री वगैरह को क्लोजली उनकी बीट होती है, कवर करते हैं। उन्होंने ज़राए का हवाला देते हुए कहा था कि ये भी एक वजह थी कि जो मुर्मू साहब ने ये स्टेटमेंट दी, ये भी एक वजह थी कि उन्होंने कैसे स्पेकुलेट किया कि इलेक्शन पहले भी हो सकता है जबकि कानून इसके बारे में तय है। तो उनको जो रिकॉल करने की ये भी एक वजह है। अब जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो क्लियरली ये बात कहता है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगी तो इंतखाबात उसके बाद होंगे। तो लिहाजा डिलिमिटेशन कमीशन को अगर ज़्यादा वक्त भी लगे और मरकज़ चाहे या इलेक्शन कमीशन चाहे कि हम इंतखाबात जल्दी करवाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में वो पार्लियामेंट के इंटरवेंशन या दोबारा उस कानून को पार्लियामेंट में लेकर जाना और पार्लियामेंट की इजाज़त लेना उसके इंटरवेंशन के बगैर नहीं हो पाएगा। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।